Okay, so to start today's session, I will revise what is first law of thermodynamics. We'll put down important points and then we'll go ahead in finding out how much is the work done, what is the formula of work done. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको सबको पता है और आपको ये भी पता है कि अगर आपको सिस्टम का, यहाँ पे सिस्टम मतलब गैस इन अ कंटेनर, अब कंटेनर को एक पिस्टन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, ओके, बट लेट्स से वी हैव अ कंटेनर और उस कंटेनर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है. तो बाय द वे, अब तक हमने जितना भी थर्मोडायनेमिक्स सीखा है, जो कुछ भी इक्वेशंस हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये सारे के सारे दे वर फॉर सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, राइट. तो एज यू ऑलरेडी नो नाउ, क्योंकि हमारा 2-3 बार रिवाइज हो गया अभी, हमारे पास एक गैस है एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर. Cylinder is fitted with massless, frictionless, movable piston. So you have a piston over here, right? And you of course know, आपको पता है कि अगर आपको इसमें जो गैस है, अगर आपको उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है, तो you can do it in 2 different ways. एक था by providing heat, by supplying heat, and दूसरा था by doing work. So what we know so far is internal energy of gas, internal energy of gas can be changed or can be increased here, because we are talking about increase only, can be increased by number 1 by heating, okay, so by heating, and number 2 by doing work. Okay, so these are the 2 ways in which you can increase internal energy of the gas. आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था, एंड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग हमने इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखा था. सो उस मैथमेटिकल इक्वेशन में डेल्टा क्यू वाज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस, डेल्टा यू वाज change in internal energy, increase in internal energy, and delta W that was work done. So कभी भी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन जब करते हो, तो इफ यू वांट टू कीप इट सिंपल, राइट, तो पहले ही डिफाइन कर दो जो जो लगने वाला है. तो लेट अस से लेट क्या क्या लगने वाला है, डेल्टा क्यू, लेट डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस, और यहाँ पे गैस मतलब सिस्टम, सो इट इज सप्लाइड टू द गैस, मतलब टू द सिस्टम. कौन सप्लाई करेगा, सराउंडिंग. सो सप्लाइड टू द गैस बाय द सराउंडिंग, और बाय द एनवायरमेंट, व्हाटएवर यू वांट टू से, बाय द सराउंडिंग, राइट. देन इफ यू रिमेंबर, वी वर टॉकिंग अबाउट डेल्टा W. ये जो आपने हीट सप्लाई किया था, हमने कल यहाँ पे एक बर्नर दिखाया था, ये जो आपने हीट सप्लाई किया है डेल्टा Q, ये 2 काम करेगा. या तो ये इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा डेल्टा U, या फिर ये वर्क डन करेगा, राइट. वर्क डन कौन करेगा, डायरेक्टली हीट तो कर नहीं रहा, वर्क डन कौन कर रहा है, ये हीट जा रहा है गैस को, गैस कर रहा है वर्क. Okay, work is done to do what? Work is done to increase the volume. Okay, तो ऐसे केसेस में आप बोलते हो डेल्टा W is work done. किसने किया, गैस ने, by the gas on the surrounding. So work done by the gas on the surrounding. ये words are very important. Work done by the gas on the surrounding, work done on the gas by the surrounding. ये आगे जाके कन्वेंशन जब इंट्रोड्यूस करेंगे तब समझेगा. It is very important. By the gas या on the gas, इसमें कंफ्यूजन हुआ तो गए, आंसर गलत. Okay. Third thing that we were talking about was delta U. Okay, delta U is increase in the internal energy. Increase in the internal energy of the gas, of course, of the gas, right.
Then according to first law of thermodynamics, what have you understood? Amount of heat supplied is partly used to increase energy and partly used to perform work. तो भी statement लिख देना. So according to first law of thermodynamics, you can say, what you can say is, from the first law of thermodynamics, you can say the amount of heat that we are supplying is either increasing internal energy or it is doing work. तो अभी ये आपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है, इसको इंग्लिश में लिखो. सो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड किसको सप्लाई किया था? टू द गैस is partly used to increase internal energy and partly used to perform work. This is all about first law of thermodynamics. अब कुछ बुक्स में ये जो आपने इक्वेशन लिखा है, मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लिखा कि हमने लिख लेते हैं, doesn't matter. डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. ओके, कुछ बुक्स में स्टेटमेंट लिखते वक्त दे राइट इट दिस वे. वो बोलते हैं, यू कैन से ऑल्सो delta U will be equal to delta Q minus delta W. So they say, according to first law of thermodynamics, the increase in internal energy of the gas is equal to amount of heat supplied minus the amount of work done by the gas on the surrounding. ऐसा क्यों बोलते हैं? ये आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में समझोगे कि क्यों बोलते हैं. ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी हीट आपने सप्लाई किया सिस्टम को, वो हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता. इफ यू गिव 200 joules ऑफ हीट टू द सिस्टम, वर्क ऑब्टेन्ड विल ऑलवेज बी लेस देन 200. तो कुछ ना कुछ बचने वाला है, राइट? जो बचने वाला है वो क्या काम करेगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा. तो अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो से द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या फिर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is equal to amount of heat supplied to the system, or to the gas, minus the work done by the gas on the surrounding. So you can say, alternatively, first law of thermodynamics can be stated as the change in internal energy of the gas, यहाँ पे गैस मतलब सिस्टम of the gas, is equal to the heat supplied to the gas minus work done by the gas. So this is alternate statement of first law of thermodynamics. Okay, यहां तक अगर आपको समझा है तो now you can talk about equation of work done. अब हमको work done का equation चाहिए. What is the work done in increasing the volume of gas from some initial to some final value? Volume है, अब गैस का प्रेशर है ना? प्रेशर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. याद रखिए, प्रेशर इक्वेशन वाज
1/3 rho CRMS square. 1/3 rho is mass per unit volume, m by v CRMS square, right? So any gas, if it is at room temperature or any higher temperature except for absolute zero Kelvin chhod ke, it will have some pressure. Okay, it will have pressure at any temperature, you can say that. So anyways, so now the question here is, वापस से वही है, आपके पास एक कंटेनर है. Again, this container has gas, that is system, and it is fitted with a piston, and of course this piston is frictionless, massless and movable. Okay, now as you know, this system has gas, and according to assumptions of kinetic theory of gases, the gas at any temperature greater than absolute zero, this gas molecules are continuously moving. अगर वो मूव होंगे तो वो कोलाइड होंगे मतलब they will exert pressure on the piston. अगर वो मूव हो रहे हैं, वो प्रेशर exert कर रहे हैं, तो they will move this piston up by a small amount, let us say dx. Okay, so they will move the piston by a small amount dx, मतलब they will do work. Okay, अब हमको work done का equation चाहिए, तो what you will do and how will you proceed here? सबसे पहले your basics of physics should be clear, and this basic started in when you were in school. What is equation of work done? Force into displacement, right? तो अब लिखने का काम बाद में करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं. Put down steps one by one. The first thing is you have to first describe the system. Consider a system which consists of gas enclosed in a cylinder fitted with a moving piston. Okay, this piston, as I told you, is movable, massless, frictionless, right? Then, according to assumptions of kinetic theory of gases, this gas exerts some pressure on the piston, right? That pressure is given by force per unit area, where A is area of the piston, cross-sectional area of the piston, right? So from here you have force as pressure into area, right? अब आगे आपको क्या बोलना है? You have to say simple stuff. Because of this pressure exerts force. Because of this pressure, the piston moves upward with a small displacement dx. Okay, then the small amount of work done, क्यों small amount? क्योंकि displacement small है. The small amount of work done to move this piston up, dw, is given by f dx. आप इन्हें बताया work done is force into displacement. But as we know, what we know, force is pressure into area. Therefore, small amount of work done dw is pressure into area into dx. But this area of the piston multiplied by displacement, this is small increase in volume dv. Area वो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ, मतलब उसने वॉल्यूम बढ़ाया by amount a into dx. Okay, this is something which you should know. So this is nothing but increase in volume. ये आपके पास आ गया pdv. This is how you get dw equal to pdv. Okay, so this is how you get. Then ये तो हमने सिर्फ एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात की, बट यू में है, ये मान लो थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा. ओके, इंक्रीज doesn't matter, anyway I don't care for this, so increase. ओके, तो मान लो ये इनिशियल वॉल्यूम था, देन ये पिस्टन ऊपर शिफ्ट होता गया, एंड फाइनली इट इज हियर. ओके,
तो ये यहां से लेके तो यहां तक ये हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम. सो यू शुड नो व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम. तो दिस इज फाइनल वॉल्यूम एंड दिस मच इज इनिशियल वॉल्यूम, राइट. ये जो dw वर्क डन है, दिस इज वर्क डन in increasing the volume by a small amount dv, मतलब to shift the piston only through dx. लेकिन इनिशियल पिस्टन यहां था और फाइनली एकदम ऊपर गया. तो व्हाट इज टोटल वर्क डन? सो टोटल वर्क डन in increasing the volume from VI to VF is. This is where mathematics comes into picture now. So you should know total work done W is. अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने इस पिस्टन को dx से मूव किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, फिर और dx से मूव किया, फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, फिर और dx से मूव किया, फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ. तो मतलब every time when the piston is moving with an amount dx, there is small amount of work done dw. तो dw plus dw plus dw plus dw, राइट. और ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. तो जब आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, यू टॉक अबाउट इंटीग्रेशन. तो आप जब इंटीग्रेट करते हो तो आप लिखते हो इंटीग्रेशन ओवर ऑल द dw's स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम अप टू फाइनल वॉल्यूम, right. So this is equal to, this is P dV initial to final. If the pressure is constant, अब प्रेशर कांस्टेंट कब रहेगा, ये इसके आने वाले सेशंस में यू विल नो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, वो सब देखेंगे बाद में. फॉर द टाइम बीइंग, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन V initial to V final dV. Integration over dV, integration over dx is x. तो integration over dV is V. तो ये V आएगा from V initial to V final. फिर आपको पता ना चाहिए, this is definite integral. इसमें पहले अपर लिमिट मतलब V की जगह पे VF डालोगे माइनस VI, तो P VF माइनस VI. ये आ गया आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, VF माइनस VI. दिस इक्वेशन गिव्स यू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. ओके, वी विल गो थ्रू दिस अगेन, बट लेट मी फिनिश. यहां पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे अभी फिजिक्स स्टार्ट हुआ है. अभी तक हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम, by the surrounding, work done by the system on the surrounding की बात ही नहीं की. तो let us put it in that particular scenario. देखो क्या होगा, ये पिस्टन यहाँ था, ओके. ये पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ओके. अपने आप होगा क्या? नो. कौन करेगा? गैस, राइट. तो वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग. वेरी गुड. तो इन दिस केस इनिशियल वॉल्यूम ये फाइनल वॉल्यूम से कम है, तो VI is less than VF. Put this here. Case number 1. If V final is greater than V initial, then ये जो आपका फैक्टर है VF minus V initial is greater than 0, मतलब पॉजिटिव. ये पॉजिटिव आया तो वर्क भी पॉजिटिव, राइट. तो बाय कन्वे, आई मीन यू हैव टू मेक सम रूल्स, जिसको आप बोलते हो कन्वेंशंस. तो बाय कन्वेंशन वर्क डन, किसने वर्क किया था यहाँ पे? किसने किया था? गैस ने. किस पे किया था? हाँ. तो वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग इज टेकन टू बी पॉजिटिव. सो देयरफॉर वर्क डन by the gas on the surrounding is
पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट केस, व्हाट इफ मैं इस पिस्टन को नीचे पुश कर रहा हूं। ओके, तो मैं मतलब सराउंडिंग, आई एम पुशिंग द पिस्टन डाउन, मतलब इनिशियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन फाइनल वॉल्यूम। सो केस नंबर 2, इफ फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज लेस देन 0, मतलब दिस इज नेगेटिव, देयरफॉर वर्क डन इज नेगेटिव, एंड देयरफॉर वर्क डन किसने किया? सराउंडिंग ने। वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द गैस, बाय द सराउंडिंग on the gas, okay, is negative. And normally what we do is just to keep uniformity of words, वहां पे पहले बोला by the gas, यहाँ पे पहले बोल रहे हैं by the surrounding, तो पहले gas बोल देंगे, work done on the gas, क्योंकि याद रहेगा फिर by the gas positive, on the gas negative, work done on the gas by the surrounding, by the surroundings is negative. Okay, so this is how you basically get sign conventions. So you need to remember this. क्यों? क्योंकि अब इससे पहले जब आपने हीट फ्लो की बात की थी, do you remember heat flow? Do you remember how do we define heat? Heat is exchange or transfer of energy between the system and the surrounding due to difference in temperature. तो वहां पे वो जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा था Q, उसके भी साइन कन्वेंशंस थे। क्या कन्वेंशंस थे? एक, हीट इफ इट इज फ्लोइंग इनसाइड was taken to be positive, and heat going out was taken to be negative. Heat flowing inside, okay, positive, and heat flowing out was negative. यहां पे याद रखना work done by the gas. अब you see, because this is related to your change in internal energy. ऐसा क्यों? अब इंटरनल एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया internal energy is equal to heat supplied minus work done। डेल्टा W लिखो या सिर्फ W लिखो, बात एक ही है। It's the same thing if you want to write down delta W or W, एक ही चीज। All right, so now let me take a system. ये सिस्टम है, मैंने इसमें हीट सप्लाई किया 200 जूल, इसने वर्क किया 100 जूल। व्हाट विल बी डेल्टा यू? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि हीट सप्लाइड इज ग्रेटर देन वर्क डन। सो यहां पे भी कन्वेंशन, सो इफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज ग्रेटर देन वर्क डन, देन you will have delta Q minus delta W greater than 0, मतलब you will have internal energy as positive, correct? Why do you need to make sign convention? ये तो लॉजिक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, गैस है, उसके एनर्जी है, मैंने हीट सप्लाई कर दिया, मैंने 200 जूल हीट सप्लाई किया, तो उसमें 100 जूल वर्क परफॉर्म किया, 100 जूल ऑफ एनर्जी, बाकी 100 कहां गया? गैस ने रख लिया, मतलब क्या हुआ? उसका एनर्जी बढ़ गया, तो पॉजिटिव, राइट? करेक्ट। नाउ कनेक्ट विथ heat flowing inside. Heat flowing inside the system was positive, right? If heat flows inside, it increases the internal energy, right? तो अगर heat flowing inside was positive, तो internal energy is also positive, मतलब change in internal energy is also positive. Okay, then case number 2. Now this is something, heat flowing delta Q, let us say, is 100 joule, and work done, let us say delta W, let us say, is 120 joule. What do you expect? What will be delta U? Negative. Why negative? For very obvious reason here. Delta Q is less than delta W. Delta Q minus delta W is less than 0,
मतलब डेल्टा यू इज लेस देन 0, मतलब डेल्टा यू इज नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, सो दिस इज नेगेटिव, right? Correct. Heat flowing out from the system was taken to be negative, right? तो heat flow out क्या अपने आप होगा, वर्क डन करेगा, तो ये वही है। यहाँ पे 100 जूल हमने हीट दिया था, लेकिन वर्क डन हो गया 120, तो एक्स्ट्रा 20 जूल किसने दिया फिर? इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल गो डाउन, मतलब डेल्टा यू नेगेटिव। ओके, तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर। केस नंबर 3, इट्स सिंपल केस, जितना आया उतना गया। So delta Q, if it is 100 for example, work done is also 100 for example. जितना आया उतना गया, तो you will have delta Q equal to delta W. That means delta Q minus delta W equal to 0. That means change in time equal to 0, right? And this is called as isothermal process. क्यों? क्योंकि जितना हीट सिस्टम ने लिया तो वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं है, बिकॉज देयर इज नो इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। तो क्या हुआ, जितना उसने गेन किया उतना का उतना उसने वर्क परफॉर्म कर दिया, मतलब देयर इज नो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। एंड एज आई टोल्ड यू, इंटरनल एनर्जी टेल्स यू व्हाट इज द टेम्परेचर। सो इंटरनल एनर्जी बढ़ना मतलब टेम्परेचर बढ़ना, और इंटरनल एनर्जी कम होना मतलब नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर फॉल होना, राइट? क्योंकि ये 20 जूल जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा था, वो गैस ने अपना एनर्जी दे के वर्क डन किया, मतलब उसका कूलिंग होगा, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे फॉल होगा। एंड हियर जितना हीट सप्लाई हुआ उतना का उतना वर्क डन हो गया, विच मीन्स नो इंक्रीज इन द एनर्जी, विच मीन्स नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर। करेक्ट, राइट? सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना ही चाहिए, एंड यू शुड नो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सिंपल है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड या तो वर्क परफॉर्म करेगा या तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, राइट? एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड हमने स्पेसिफिक हीट डिफाइन किया था, स्पेसिफिक हीट। नाउ यू मे गेट कंफ्यूज कि यही स्पेसिफिक हीट है क्या, क्योंकि अगर आपको याद है, नहीं याद है तो याद दिला देता हूं। इफ यू रिमेंबर, हमारे पास एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट सम टेम्परेचर व्हाटएवर इट इज, ओके, सम टेम्परेचर T। मुझे अगर T को T+1 करना है, आई एम नॉट वरीड अबाउट विच सिस्टम वी आर इन, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि एज यू नो 1 डिग्री से बढ़ाना मतलब 1 केल्विन से बढ़ाना, तो हमको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट डिफाइनिंग स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट, ओके, राइट? फिर इसमें 2 केसेस, amount of heat supplied to unit mass of gas to increase its temperature by 1 degree Celsius is principal specific heat. Amount of heat supplied to 1 mole of gas to increase its temperature by 1 degree Celsius is molar specific heat. फिर दोनों में और दो कौन से दो? एक at constant volume, मतलब मैंने ऊपर ये फिक्स कर दिया, नॉन मूविंग पिस्टन, राइट? करेक्ट। तो इस केस में जो भी हीट सप्लाई करोगे वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, नो वर्क इज डन, क्योंकि वो तो मूव होता ही नहीं पिस्टन, ओके, राइट? सो यू हैव डिफाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर की बात होगी, जब कांस्टेंट प्रेशर की बात होती है तो पिस्टन आप लगा देते हो मूवेबल। देन यू से ये जो हीट सप्लाई किया है इट विल ईदर इंक्रीज एनर्जी और इट विल परफॉर्म वर्क, एक्चुअली दोनों, राइट? तो ऑफ कोर्स यहां पे जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था तो हीट सप्लाइड
it is doing two things. So you can just write this again. अब सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, ये तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. दिस इज द सेम थिंग. व्हाट इज द डिफरेंस? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने डिफाइन किया. डिड वी से एनीवेयर दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट? नो, नहीं. तो स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते वक्त यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक केस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट. फिर आप बोलते हो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, सो जस्ट अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन. इसके बाद हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है एक दो. सो first law of thermodynamics, I will just write down equation. Delta Q is delta U plus delta W. That is first law of thermodynamics. फिर हमको निकालना था work done. You're supposed to find out what is work done. Equation of work done. तो वो कैसे करते हो? आप एक पिस्टन लेते हो, एक कंटेनर लोगे, उस कंटेनर को एक फ्रिक्शनलेस मासलेस मूविंग पिस्टन से फिट करोगे. यहाँ पे there will be some amount of gas, right? So you have something like this. Then because this gas molecules are in random motion, they will exert pressure on this piston जिसका area था A. तो pressure which is force per unit area, तो force due to gas on the piston is pressure into area. फिर because of this pressure or force, piston moves up by a small displacement dx. So work done, small amount of work done in moving, small amount of work done in moving this piston by a small amount dx is F into dx, F dx. F is P into A into dx. Okay, so this A dx is nothing but increase in the volume of the gas. So this is P dV. This is small amount of work done in shifting the piston by a small amount dx, मतलब increasing the volume of gas by dv. ओके, लेकिन हमको क्या पता ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये पिस्टन कितना ऊपर जाता है, वी डोंट नो. लेट अस से पिस्टन इज अप टू दिस पॉइंट, मतलब फाइनल वॉल्यूम विल बी दिस मच, वी फाइनल. तो टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ओवर ऑल द स्मॉल वर्क डन. क्योंकि वर्क डन कैसे होता है, पिस्टन थोड़ा ऊपर होगा, वो फिर थोड़ा ऊपर होगा, फिर थोड़ा ऊपर होगा, फिर थोड़ा ऊपर होगा, ऐसे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में वर्क डन होगा. तो सारे के सारे स्मॉल स्टेप्स को ऐड करना, एडिशन मतलब इंटीग्रेशन. अगर 5, 6, 10, 15 काउंटेबल नंबर ऑफ वर्क डन होते तो आई विल जस्ट ऐड. बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. जिनका मैथ्स है, जिनका नहीं है, बेसिक्स पता होना चाहिए. व्हेन यू हैव कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसमें आप एडिशन को इंटीग्रेशन बोलते हो, समेशन को इंटीग्रेशन बोलते हो. सो इंटीग्रेशन मतलब एडिंग ओवर ऑल द स्मॉल स्टेप्स. तो दिस विल बी इक्वल टू V initial to V final PdV. Okay, so W equal to P इंटीग्रेशन dV, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट बोला आपने यहाँ पे, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस व्हिच इज ऑकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर. V initial by V final. So this is P V final minus V initial. ये था आपका वर्क डन. तो इसके बाद आपने 3 केसेस ले लिए, केस 1, केस 2. थर्ड आई विल नॉट टॉक अबाउट क्योंकि that doesn't make any sense. So anyways, तो फर्स्ट केस जिसमें गैस एक्सपैंड हो रहा है, आई एम एडिंग वर्ड्स टू दिस. हमने पहले यहाँ पे वर्ड्स को लिमिटेड रखा था. इफ द गैस एक्सपैंड्स मतलब फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल. इफ द गैस एक्सपैंड्स मतलब वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग्स. ओके, तो इफ द गैस एक्सपैंड्स, तो ये एक्सपेंशन का केस है. दिस इज केस ऑफ एक्सपेंशन. So if the gas expands, you know, final volume is greater than initial. Work done will be positive. Okay, even though the gas is losing energy to do work, but work done is taken to be positive. Q will be taken to be negative because the gas will lose energy. दूसरा, फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल. ये एक्सपेंशन का केस था, ये कंप्रेशन का केस है. एक्सपेंशन में वर्क इज डन बाय द गैस
on the surrounding. Here work is done on the gas by the surrounding. So work done is taken to be negative, right? So this is what you need to know. इतना कम से कम पता होना चाहिए. Let's solve some examples. Okay, so simple examples. तो पहला example 4.1, calculate the internal energy of argon and oxygen. This is a joke question, but it checks your knowledge about gases. Argon, it is monoatomic. Why? Because it is inert. Why? Because it has its octet completely filled. Okay, तो उसको कुछ जरूरत नहीं है किसी के साथ रिएक्ट होके मॉलिक्यूल बनाने की. सो फर्स्ट केस 1, argon is monoatomic. Monoatomic gas के लिए degrees of freedom come only from translation, and that is 3. According to law of equipartition of energy, each degree of freedom has half kBT energy. Therefore, total energy is 3 into half kBT. ये हो गया आपका केस 1 खत्म. इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी. आ गया आपको इंटरनल एनर्जी में कंफ्यूजन है तो यू सी हियर a gas which is monoatomic can only perform translation motion, so it has only 3 degrees of freedom. तो उसका एनर्जी भी 3 into half kBT, 3/2 kBT. केस नंबर 2, ऑक्सीजन, जिसके बिना लाइफ नहीं होता, जिसके बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे होते और यहाँ पे बैठ के सो नहीं रहे होते. सो ऑक्सीजन इज विच टाइप ऑफ गैस? डायटोमिक. रिजिड और नॉन रिजिड? rigid diatomic. So oxygen is basically diatomic gas. Okay, and as you know, degrees of freedom come from translation and rotation. Translation is 3, rotation is 2. So here you have total 5. So total energy is 5 into half kBT. तो 5/2 kBT हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व. तो ये भी केटीजी में क्यों नहीं पूछा, यहाँ पे क्यों पूछा है? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफाइन तो किए थे, फिर यहाँ क्यों पूछा? क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमने अभी डिफाइन किया है. सो व्हेन दे आस्क यू इंटरनल एनर्जी, करना वही है, फाइंड आउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड देन जस्ट मल्टीप्लाई विथ हाफ केबीटी. जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे मल्टीप्लाइड बाय हाफ केबीटी. गुड. क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4.2. okay, so a gas enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume at constant pressure of 1 atmosphere. So you have been given that V2 final volume is 2 times of initial. Okay, pressure is constant, which is 180 m. Okay, right? 180 m is not anytime money. It is not automated tailoring machine. It is atmospheric pressure, that is 1.013 into 10 power 5 Pascal. So Pascal is Newton per meter square, force upon area. So you have this as Pascal. Okay, how much work is done in this process? You are supposed to find out what is work done. You know formula we just defined, and by the way, final volume is twice of initial. मतलब final is greater than initial. मतलब work is done by the gas. पक्का, right? Final volume is greater than initial. Work is done by the gas on the surrounding. तो वो कन्वेंशनली शुड बी पॉजिटिव. तो अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया मतलब यू आर रॉन्ग समवेयर, तो पॉजिटिव आना चाहिए. एंड फॉर्मूला यू नो, इट इज P V2 minus V1. Okay, so
W equal to 1.013 into 10 power 5. V2 minus V1. V2 minus V1. V2 was 2V1. So 2V1 minus V1. So this is nothing but 1.013 into 10 power 5 into V1. Correct? Right. What is the value of V1? A gas enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume. Okay, at constant pressure of 1 atmosphere. How much work is done? What is initial volume? If you don't know what is V1, how will you be able to solve this question? You should know what is V1. कैसे फाइंड करोगे? अब आपकी जो बुक है, आई मीन योर स्टेट बोर्ड बुक, उन्होंने डायरेक्टली डेल्टा V इक्वल टू 0.5 लिख दिया, डायरेक्टली 0.5. कहां से आया? डोंट नो. तो व्हाट इज V1? तो आई विल जस्ट गिव यू सम हिंट. V2 minus V1 equal to 0.5. Okay, right? Good. So V2 minus V1 is 1 by 2. So 2V2 minus V1 equal to 1. Okay, नहीं आने वाला. I know this. क्योंकि how do you know this कि नहीं आने वाला? Left hand side is volume, right hand side is just a number, so it is not possible, right? So there is something fishy, something wrong here. अभी क्या गलती है ये तो सोचना पड़ेगा. So you have to think about it. Okay, तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें something is missing and that is initial volume. Okay, तो ये क्वेश्चन half information है इसमें. It cannot be solved. Now, according to your textbook, they are directly saying 0.5 change in volume. 0.5 what? We don't know. So I will better say not to solve this. जब तक आपके पास V1 का इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते सॉल्व इसको. Okay, so they should give you V1. If they give you V1 as 0.5 मतलब हाफ मीटर क्यूब तो हो जाएगा सॉल्व, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर बोला होता V1 is 0.5 meter cube, then you can solve this. So it is just 1.013 into 10 power 5 into 0.5 तो हो जाएगा. But as I told you, I will not solve this completely because that will is wrong thing to do. Information नहीं है हमारे पास, so you have to leave this as it is. Okay, so this is work done. And anyways, volume occupied can never be negative. होता है क्या? Volume occupied by you as gas particle is negative. It cannot happen. So positive आ गया तो correct है, इतना ही लिखो. And work done is in Joule. Good, good. So I will just introduce next concept today. So in the next topic in detail हम सीखेंगे कल, बट आज हमको इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. तो आपने ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम पता है आपको. यू ऑलरेडी डिफाइंड व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम बाय द वे? If there are two bodies, then the two bodies are at the same temperature. If there is single body, okay, each part of that body, जैसे this room is a single system, इस room में हर एक जगह पे अगर same temperature हो तो उसको बोलते हैं this room is in thermal equilibrium. So if you are talking about one single body, every part of the body should be at same temperature. That is thermal equilibrium. Thermodynamic equilibrium must satisfy three conditions. One is it should be in mechanical equilibrium. And अगर आपको याद है मैकेनिक्स ये वर्ड जहां पे भी आया, यू आर टॉकिंग अबाउट मोशन, और जब भी मोशन की बात होती है टॉकिंग अबाउट फोर्सेस.
And when you are saying mechanical equilibrium, matlab addition of all the forces is zero. So there is no net unbalanced force on any part of the system or on the system as a whole. So mechanical equilibrium matlab a system is experiencing zero net force. A system is said to be in mechanical equilibrium if and only if there is no net unbalanced force on the system as a whole or on any part of the system. Dusra, it should be in chemical equilibrium. So when there are no ongoing chemical reactions in the system or any part of the system, then the system is said to be in chemical equilibrium. Okay, which also means that your system is homogeneous. क्यों? Think of it. हमारे पास एक गैस है जो रिएक्टिंग है, मतलब वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वहां पे, तो हो सकता है रूम के उस पार्ट में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पे कंपोजिशन ऑफ गैसेस विल बी डिफरेंट कंपेयर्ड टू एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट? तो जब एक सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस सिस्टम में कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब उस सिस्टम में हर एक जगह पे कंपोजिशन सेम होगा. हर एक जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हो सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड बनने से पहले हमारे पास इस रूम में कार्बन और ऑक्सीजन था, तो हो सकता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बट एट सम अदर पार्ट ऑफ द रूम दे आर स्टिल अंडरगोइंग रिएक्शन, राइट? So after some time, sufficient amount of time, the system will achieve chemical equilibrium, which means no reaction now. जिसको जितना चाहिए था हो गया. कार्बन को 2 ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करना था to complete its octet to achieve stability, और 2 ऑक्सीजन को एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना था. So now the system is in equilibrium, no ongoing chemical reaction. And obviously the system should be in thermal equilibrium. So a thermodynamic system which satisfies these 3 conditions of being under mechanical, chemical and thermal equilibrium is said to be in thermodynamic equilibrium, right? Dynamic मतलब when the system changes, equilibrium मतलब no change. So thermodynamic मतलब there is no change in the system because you have written extra word which is equilibrium. तो अगर आपके पास एक सिस्टम है जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, केमिकल में है, लेकिन थर्मल में नहीं है, तो इट इज नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. अगर ऐसा सिस्टम है जो पहला 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं चलेगा. आखिरी का 2 कर रहा है तो भी नहीं चलेगा. तो तीनों के तीनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए. ऐसा भी नहीं चलेगा अभी मैकेनिकल सेटिस्फाई हो गया, 1 घंटे के बाद केमिकल हो गया, 1 घंटे के बाद थर्मल हो गया. नो, ऑल द 3 साइमल्टेनियसली. सो सच a system will be said to be in thermodynamic equilibrium. Words are important because when you solve JEE NEET questions, मैंने बोल दिया thermodynamic equilibrium पता होना चाहिए. what is thermodynamic equilibrium? क्यों अगर आपको बोला है a system is in thermodynamic equilibrium, right? Temperature at one end of the system is 10 degree. It should be 10 degree in the other end also, anywhere basically. Okay, if I say the system is in thermodynamic equilibrium, तो अगर उस सिस्टम में एक जगह पे मीथेन गैस है तो दूसरी जगह पे भी मीथेन गैस ही होगा. Composition will remain the same. Okay, so that's it. In detail we will discuss in the next session.